नमस्कार। चलिए आज सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के उन रहस्यों में गोता लगाते हैं जो आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये प्राचीन समाज अपनी शानदार प्रगति के लिए मशहूर था, लेकिन इसके अनसुलझे रहस्य वो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ ठोस तथ्यों और उन बारीक सुरागों पर बात करेंगे जो ये महान सभ्यता अपने पीछे छोड़ गई है। आज की हमारी इस केस फाइल में हम इस बेहद उन्नत समाज को 5 अलग-अलग पैमानों पर परखेंगे। उनके राजनीतिक रहस्य, कला और दैनिक जीवन, मान्यताएं और अंत्येष्टि, उनकी वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, और अंत में उनका अनसुलझा पतन। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राजनीतिक रहस्य। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इतने विशाल और आश्चर्यजनक रूप से समकालिक समाज को बिना किसी स्पष्ट महल के चलाया कैसे जाता था। मिस्र और मेसोपोटामिया को ही देख लीजिए, वहां राजाओं के बड़े बड़े स्मारक और मंदिर मिलते हैं, है ना? लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सत्ता आखिर थी किसके हाथ में? कौन चला रहा था इस पूरी व्यवस्था को? और मजेदार बात यह है कि विशेषज्ञ भी इस पर एकमत नहीं है। उनके बीच भारी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि ये एक बहुत ही मजबूत एकल केंद्रीकृत राज्य था, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, कई छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक रहे होंगे। और एक थ्योरी तो ये भी है कि वहां कोई शासक था ही नहीं। जी हाँ, एक बिल्कुल समतावादी समाज जिसे शायद व्यापारियों का एक समूह चलाता हो। अब जरा इन सबूतों के टकराव को समझिए। ये बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ उनके विशाल सार्वजनिक निर्माण कार्यों और एक जैसी ईंटें देखकर लगता है कि पक्का कोई एक बड़ा राज्य या सत्ता रही होगी। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ देखें तो उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी और अमीर गरीब के बीच कोई बहुत बड़ी खाई भी नहीं दिखती। ये बातें किसी एक बड़ी सत्ता या राजा के होने की थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर देती हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कला और दैनिक जीवन। शासन के इन उलझे हुए सवालों के बाद जब हम उनकी भौतिक संस्कृति की तरफ देखते हैं तो चीजें और भी रोचक हो जाती हैं। उनकी कलाकृतियां उनके दैनिक जीवन की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करती हैं। इन दो मूर्तियों को ही देख लीजिए। दोनों के स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सेलखड़ी से बना वो पुरोहित राजा है जिसके बाल और दाढ़ी एकदम सेट हैं, बहुत करीने से संवारे गए हैं। और दूसरी तरफ महज 11 सेंटीमीटर की वो कांसे की नर्तकी या डांसिंग गर्ल है जिसकी कलात्मक अभिव्यक्ति एकदम बिंदास और अलग है। और पता है ये डांसिंग गर्ल क्यों इतनी खास है? क्योंकि ये उनकी एक असाधारण तकनीकी उपलब्धि का सबूत है। ये मूर्ति बताती है कि उन्हें लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी सिरे पर्ड्यू में कितनी महारत हासिल थी। ये धातु ढलाई की एक बहुत ही एडवांस्ड 3 चरणीय प्रक्रिया है। जरा सोचिए, इतने प्राचीन समय में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना सच में हैरान कर देने वाला है। खैर, बात सिर्फ धातुओं की नहीं है। अगर हम उनके फैशन सेंस की बात करें तो वो समाज आश्चर्यजनक रूप से फैशन को लेकर बहुत जागरूक था। साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने सूत काता, 2 टुकड़ों वाले परिधान जैसे कि धोती पहने, और तो और वो सिंदूर यानी सिनेबार से बने कॉस्मेटिक्स और आईलाइनर तक का इस्तेमाल करते थे। उनके आभूषण भी कमाल के थे, जो सोने से लेकर साधारण टेराकोटा तक के बने होते थे, यानी हर वर्ग के लिए अलग अलग। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, मान्यताएं और अंत्येष्टि। अब उनके आध्यात्मिक जीवन की गहराई में चलते हैं। उन्होंने अपने देवताओं को बड़े बड़े और भव्य मंदिरों में कैद करके नहीं रखा। इसके बजाय हड़प्पा की धार्मिक मान्यताओं को मुख्य रूप से जीववाद या एनिमिज्म माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग प्रकृति से, पेड़ों और पत्थरों से गहराई से जुड़े थे और उनकी मान्यताओं के केंद्र में पृथ्वी और उर्वरता की मातृदेवी मौजूद थीं। अब जरा इस प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर गौर करते हैं। इसमें जानवरों से घिरे हुए एक सींग वाले देवता को यौगिक मुद्रा में दिखाया गया है। बहुत से इतिहासकार इसे प्रोटो शिव या भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। ये मोहर हमें उनकी मान्यताओं की गहराई और जटिलता की एक बहुत ही स्पष्ट झलक देती है। और अगर हम मृत्यु के बाद की उनकी रस्मों की बात करें तो पुरातात्विक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर दफनाने के तरीके बहुत अलग थे। जैसे हड़प्पा में सरकंडे के कफन के साथ लकड़ी के ताबूत मिले हैं, जबकि लोथल में नर और नारी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य हैं। कालीबंगन में तो प्रतीकात्मक दफन भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, कब्रों में रखे मिट्टी के साधारण बर्तन और तांबे के दर्पण। ये साफ इशारा करते हैं कि वे सभी मृत्यु के बाद के जीवन पर एक साझा विश्वास रखते थे। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर,
एक अपठित लिपि। अब हम इस सभ्यता के सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक सुराग की बात करेंगे, उनकी लिखित भाषा, जो कि बहुत ही विकसित तो थी लेकिन दुर्भाग्य से आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उनकी इस अनोखी लेखन शैली को बूस्ट्रोफिडॉन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि लिखने की दिशा लगातार बदलती रहती है, यानी पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी गई तो अगली लाइन तुरंत बाएं से दाएं लिखी जाएगी। है ना बिल्कुल अनोखा तरीका? शोधकर्ताओं ने काफी माथापच्ची के बाद इस रहस्यमयी लिपि में लगभग 400 अलग-अलग चिन्हों की पहचान की है। और पता है, ये चिन्ह किसी एक अक्षर या ध्वनि को नहीं बताते, बल्कि ये एक लोगोग्राम की तरह काम करते हैं, यानी एक पूरा शब्द या शब्दांश एक ही प्रतीक के अंदर समाया हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। अगर हम इस लिपि की तुलना मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपियों से करें, जहाँ राजाओं के लंबे लंबे गुणगान और ऐतिहासिक शिलालेख मिलते हैं, तो हड़प्पा के लेख एकदम अलग हैं। ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर मोहरों पर किया जाता था, शायद व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए। ऐसा लगता है कि उनकी भाषा कहानियां सुनाने से ज्यादा एक प्रशासनिक टूल की तरह काम करती थी। हालांकि उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनके छोड़े गए दूसरे साक्ष्य उनके विज्ञान और तकनीक के स्तर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ से मिले सबूतों को ही ले लीजिए। ये सबूत बताते हैं कि आज से 9000 साल पहले, जी हाँ, 9000 साल पहले वो लोग जीवित इंसानों के दांतों में ड्रिलिंग करना जानते थे। ये चिकित्सा विज्ञान का एक ऐसा अकल्पनीय और प्रारंभिक रूप है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी भाग 5 पर, अनसुलझा पतन। इतनी शानदार उपलब्धियों और इतने शांतिपूर्ण समाज को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, 1700 ईसा पूर्व के आसपास ये विशाल सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? दशकों तक लोगों को यही लगता रहा कि बाहर से कोई हिंसक आर्य आक्रमण हुआ और उन्होंने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन सुनिए, आधुनिक पुरातत्व ने और नई रिसर्च ने इस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से और बहुत ही ठोस आधार पर खारिज कर दिया है। पतन का कारण कोई युद्ध या आक्रमण बिल्कुल नहीं था। तो फिर असली वजह क्या थी? असली अपराधी कोई इंसान या सेना नहीं, बल्कि हमारा पर्यावरण था। एक बहुत ही विनाशकारी पर्यावरणीय संयोजन। मोहनजोदड़ो के पास भयंकर विवर्तनिक या टेक्टोनिक बदलाव हुए, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, घग्गर हकरा नदी सूख गई, मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई। इस पूरे घातक मिश्रण ने उनकी कृषि की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। व्यापार, इतनी शानदार समानता और बेहतरीन इंजीनियरिंग पर खड़ा एक समाज अंततः बदलती जलवायु के आगे कैसे घुटने टेक देता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये पतन आज की इस आधुनिक दुनिया को जलवायु परिवर्तन और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या चेतावनी देता है? इसी गहरे सवाल के साथ हम अपना आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।